तो फाइनली अब रिवील हो गया है कि ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में कौन फेस करेगा। और भाई क्या ही खतरनाक तरीके से WWE ने ये रिवील करा है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में, जहां WWE ने भाई काफ़ी कुछ कर दिया। तो जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में, वीडियो को लास्ट तक देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो रॉ की शुरुआत में ही हमें सेथ रॉलिंस और उनके वो मास्क मैन वाले बंदे देखने को मिलते हैं। अभी तो ऐसे लगने लगा है कि भाई सेथ रॉलिंस ने नई फैक्शन बना ली है मास्क मैन वाले बंदों के साथ। यहाँ एक स्पेशल सा ग्राफिक भी दिखाया जा रहा था सेथ रॉलिंस का, जिस पर मास्क मैन बना हुआ था। बाकी वैसे सेथ रॉलिंस रिंग में आकर सबसे पहले कहते हैं कि उन्होंने विजन को बनाया था और डिस्ट्रॉय भी वही करेंगे, और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि विजन के साथ ब्रॉन बेकर, ब्रॉन्सन रीड, लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी भी हैं। जो भी पॉल हेमन का साथ देगा वो उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। इसके बाद सेथ रॉलिंस पॉल हेमन के बारे में भी बताते हैं कि भाई उन्हें बहुत मज़ा आया था जब उन्होंने पॉल हेमन को बजाया था। अभी सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन की बात कर दी थी, तो भाई आज पॉल हेमन भी हमें देखने को मिल गए। और यहाँ उनकी शक्ल से ही देखकर लग रहा था कि बंदा कितनी मेहनत करके आया है, क्योंकि यहाँ बहुत ख़तरनाक तरीके से डिप्रेस्ड लग रहे थे पॉल हेमन। एक आँख उनकी लाल हुई थी और शक्ल पर भी बहुत सारे ब्रूज देखने को मिल रहे थे। तो पॉल हेमन भाई जब स्टोरी लाइन टेल करने पर आते हैं तो बहुत ख़तरनाक तरीके से करते हैं। अभी पॉल हेमन यहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई तू माइक लेकर आया है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते, सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई तू इकलौता ऐसा बंदा होगा जिसके साथ अलाई करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और पॉल हेमन ने जो उनके साथ बिट्रे करके किया है अब वो बार बार उन्हें याद दिलाएंगे। इसके बाद पॉल हेमन भी भाई बोलने लगते हैं और कहते हैं कि मैं आज रॉ में आने नहीं वाला था, लेकिन अब जो सेथ रॉलिंस के साथ आगे होने वाला है मैं देखे बिना रह नहीं सकता था। और इसके बाद भाई वो बुलाते हैं ब्रॉक लेसनर को, और देखकर ऐसा लग रहा था कि आज सेथ रॉलिंस बहुत बुरी तरह से पिटने वाले हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस के अराउंड में बहुत सारे मास्क मैन के बंदे थे, तो ब्रॉक लेसनर सबसे पहले उनसे ही बढ़ते हैं। आधे बंदों को तो उन्होंने डरा के ही भगा दिया। इसके बाद वो रिंग में भी जाते हैं और बाकी के मास्क मैन को भी बजाया जाता है। अब अकेले सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर ही हमें रिंग में देखने को मिल रहे थे, और शायद सेथ रॉलिंस का नंबर लगने ही वाला था, लेकिन लाइट्स आउट हो जाती हैं। जिसके बाद एंट्री होती है ओवा फेमी की। बड़े ही आराम से ओवा फेमी भाई चलते हुए रिंग में आकर ब्रॉक लेसनर के सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ क्राउड का वैसे रिएक्शन बहुत खतरनाक आ रहा था ओवा फेमी के लिए, पर अभी सेथ रॉलिंस रिंग में ही खड़े हुए थे तो वो ब्रॉक लेसनर के पास जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक मोमेंट के लिए ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस से डिस्ट्रैक्ट हो गए। और इसका फ़ायदा उठाते हैं ओवा फेमी और वो पावर बॉम्ब लगाते हैं ब्रॉक लेसनर को। और इसके बाद वो रुकते नहीं हैं, ब्रॉक लेसनर की चेस्ट पर पैर रखकर रेसलमेनिया साइन की तरफ इशारा करते हैं। और अब यहाँ से क्लियर है कि भाई रेसलमेनिया में ओवा फेमी वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला है। वैसे ब्रॉक लेसनर को डिस्ट्रैक्ट करके सेथ रॉलिंस पहले ही निकल जाते हैं। इसके बाद वैसे रिंग के बाहर जाने के बाद ब्रॉक लेसनर स्टेयर डाउन भी करते हैं ओवा फेमी के साथ। आज WWE ने वैसे ओवा फेमी की खतरनाक सी प्रेजेंटेशन कर दी, और लग रहा है कि भाई कोई तगड़ा बंदा ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में फेस करेगा। इसके बाद बैक स्टेज से हमें दिखाया जाता है कि रोमन रेंस रॉ में आ गए हैं, और रॉ में आते ही भाई उनकी मुलाकात ऊसोस के साथ हो जाती है। जिसके बाद फिर से हमें वो क्लासिक बैक स्टेज सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं ऊसोस और रोमन रेंस के बीच में। यहाँ रोमन रेंस डायरेक्टली भाई कैमरे में देखकर बोलते हैं सीएम पंक से कि भाई तूने फैमिली के बारे में बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और रेसलमेनिया तक तो भाई तू मेरा है। डायरेक्टली रोमन रेंस सीएम पंक को धमकी दे रहे थे कि अब मैं रेसलमेनिया तक तो तेरा कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद एक और सेगमेंट होता है ऊसोस और रोमन रेंस के बीच में, जहां ऊसोस कह रहे थे कि भाई हमने जब उससे बात करी, माफ़ी मंगवाने की कोशिश करी, तो वो बस पार्ट टाइम कर रहा था। जिसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहा है, और वो पार्ट टाइमर बस उनकी फैमिली के लिए हैं। यहाँ वो ये भी कहते हैं कि भाई अपॉलॉजी तो वो लेने वाले हैं सीएम पंक से, लेकिन खुद के लिए नहीं, फैमिली के लिए लेंगे। इसके बाद लिव मॉर्गन का भी एक प्रोमो टाइप हमें दिखाया जाता है, जहाँ वो कह रही थी कि भाई उन्होंने ही प्लान बनाया था फिन बेलर को बाहर निकालने का, और ये प्लान उन्होंने बहुत लंबे टाइम से बनाया था, और इतने टाइम से फिन बेलर जो हरकतें कर रहे हैं उस पर बहुत कड़ी नज़र रखी थी उन्होंने। पर शायद लिव मॉर्गन को पता नहीं था कि उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया, और ये चीज़ डोमिनिक मिस्टीरियो पर भारी पड़ेगी। नेक्स्ट मैच असली एल ग्रांडे अमेरिकानो और नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच में होता है, और अगेन हमें सेम चीज़ ही दिखाई जाती है कि बाकी के जो दो अमेरिकानोज हैं नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ, वो इस मैच में इंटरफेयर करते हैं। जहां एक मोमेंट पर नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो हारने वाले थे, लेकिन भाई वो दोनों बंदे आ जाते हैं। जहां एक बंदा असली एल ग्रांडे अमेरिकानो को डिस्ट्रैक्ट करता है, और दूसरा बंदा वो मेटल प्लेट फंसा देता है नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो के मास्क में, जिसे असली वाले एल ग्रांडे अमेरिकानो देख नहीं पाते, और वो हेडबट लगा देते हैं नकली एल ग्रांडे अमेरिकानो पर, और वो हेडबट उन्हीं पर भारी पड़ जाता है क्योंकि भाई वो हार जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एजे ली वर्सेस बेली का मैच होता है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए।
मैच तो ये ठीक ठाक था, लेकिन एजे ली ने यहाँ बेली को भाई ब्लैक विडो में फंसा कर टैप आउट करवा दिया। लेकिन इसके बाद अचानक से बेकी लिंच यहाँ आती हैं और एजे ली को भाई बहुत बुरी तरह से बजाया जाता है। पहले तो टाइटन ट्रॉन पर वो उनका मुंह मारती हैं, जिसके बाद बेल्ट से भी उन्हें मारा जाता है। यहाँ से अब ये भी क्लियर है कि भाई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच और एजे ली का मैच ही होगा रेसलमेनिया में। नेक्स्ट इसके बाद हमें पेंटा का ओपन चैलेंज टाइप देखने को मिलता है, जिसको ड्रैगन ली आंसर करते हैं। जिसके बाद हमें इनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। मैच रेसलिंग वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा रैंडम सा लग रहा था। बाकी एंड में पेंटा ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया है। अभी देखते हैं वैसे पेंटा के साथ WWE रेसलमेनिया में क्या करने वाली है, क्योंकि फिलहाल के लिए कोई क्लियर डायरेक्शन नज़र आ नहीं रही है। नेक्स्ट इसके बाद हमें पॉल हेमन, ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जहां भाई लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी पॉल हेमन से बोल रहे थे कि ब्रॉक लेसलर तो ओवरफेमी को देख लेगा, लेकिन सेथ रॉलिंस को हमें देखना पड़ेगा। पर पॉल हेमन मना कर देते हैं कि भाई फिलहाल के लिए सेथ रॉलिंस हमारी प्रॉब्लम नहीं है और फिलहाल हमें पावर की ज़रूरत है विजन में, जिसके लिए तुम्हें ऊसोस के साथ लड़ना पड़ेगा और टैग टीम चैंपियनशिप विजन में लेकर आनी पड़ेगी। तो यहाँ से भाई नेक्स्ट टारगेट विजन का ऊसोस और टैग टीम टाइटल्स होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैच नेटी और मैगजीन के बीच में होता है और फाइनली भाई इस मैच का रिजल्ट निकला। इतने टाइम से इनके मैचेस डिस्क्वालिफिकेशन से ही ख़त्म हो रहे थे, तो ठीक ठाक मैच के साथ भाई नेटी ने टैप आउट करवा दिया मैगजीन ड्यूप्री को। इसके बाद हमें रैंडी ऑर्टन का माइकल कोल के साथ वीडियो कॉल पर इंटरव्यू देखने को मिलता है। लेकिन वैसे इंटरव्यू के पहले रैंडी ऑर्टन किसी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सबको स्मैकडाउन देखनी चाहिए। अभी ये बंदा कौन था और क्यों था ये तो शायद WWE बाद में रिवील करेगी। यहाँ वो माइकल कोल को भी बताते हैं कि जिस बंदे से उन्होंने बात करी है उसने उन्हें रिमाइंड कराया है कि वो एक्चुअली में है कौन। यहाँ ज़्यादा कुछ तो रैंडी ऑर्टन बोलते नहीं है, बस ये कह के चले जाते हैं कि रेसलिंग इज़ मोर देन वन रॉयल फैमिली, जो कि हमें पता है कि कोडी रोड से रिलेटेड चीज़ है। लेकिन भाई ये WWE मिस्ट्री मैन वाली स्टोरी लाइन फिर से शुरू करने वाली है और ये फ़ोन कॉल वाला बंदा कोई बड़ा बंदा हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद हमें न्यू डे बैक स्टेज से देखने को मिलती है, जहां जेवॉन एवंस भी होते हैं। अगेन यहाँ कोफी किस्टन बात कर रहे थे कि जेवॉन एवंस को भाई अपनी टीम में शामिल करना है। जेवॉन एवंस यहाँ क्लियरली मना कर देते हैं। जिसके बाद डैनहाउजन भी आते हैं, जो कि कह रहे थे कि भाई अब उन्होंने जेवियर वुड्स को रिप्लेस कर दिया है न्यू डे में और अब वो नए मेंबर होने वाले हैं। पर न्यू डे मना कर देती है कि उन्हें किसी मेंबर की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद डैनहाउजन गुस्सा हो गए और वो कर्ज देने जा रहे थे कोफी किंगस्टन को, लेकिन ग्रेसन वॉलर को कोफी किंगस्टन आगे कर देते हैं। तो भाई अब डैनहाउजन का कर्ज लग गया है, तो ग्रेसन वॉलर की हालत बाद में ख़राब होने वाली है। नेक्स्ट मैच हमें रकेल रॉड्रिगेज और स्टेफनी वकार के बीच में देखने को मिलता है। ठीक ठाक सा मैच था। यहाँ लिव मॉर्गन भी थी, तो वो चुल करने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद ऑड्स को इवन करने के लिए ईओ स्काई भी आती हैं, लेकिन भाई उन्हें टेबल के ऊपर पटक दिया जाता है। पर इस चक्कर में रकेल रॉड्रिगेज को रोल अप करके स्टेफनी वकार फ़ायदा उठा लेती हैं और यहाँ उनके हाथ में विक्ट्री लग गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमें एले नाइट और ऊसोस बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जहां एले नाइट ऊसोस से कह रहे थे कि भाई मैं देख रहा हूं कि तुम लोग रोमन रेंस के साथ बहुत ज़्यादा कोजी हो रहे हो। अभी यहाँ ऊसोस का कहना था कि भाई ये फैमिली मैटर है तो इससे दूर रहना, लेकिन यहाँ एले नाइट कहते हैं कि फ़िलहाल हम दोनों का पंगा विजन के साथ चल रहा है तो हम सेम पेज पर हैं, लेकिन अगर ओल्ड ब्लड लाइन वापस आ रही है तो फिर हम सेम पेज पर नहीं होंगे। तो एले नाइट ने शायद यहाँ वार्निंग टाइप की दे दी है। नेक्स्ट हमें रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जहां सबसे पहले एंट्री होती है रोमन रेंस की। अभी सबसे पहले तो वो अपनी शाही एंट्री करते हैं, जिसके बाद एक्नॉलेज करने को कहते हैं क्राउड से। जिसके बाद वो कहते हैं कि भाई बिगिनिंग भी मैं ही हूँ और मिडिल भी मैं ही हूँ और तुम्हें पता है कि शो को एंड कौन करता है। जिसके बाद भाई ओटीसी के लाउड चैंट्स लगाए जाते हैं और सीएम पंक को कॉल आउट करा जाता है और सीएम पंक का नाम लेते ही सीएम पंक रिंग में आ जाते हैं। वैसे सीएम पंक सीधा रिंग में नहीं आते, पहले वो पूरी तरह से मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। इनडायरेक्टली भाई रोमन रेंस से लाइमलाइट लेने की कोशिश करी जा रही थी। अभी सीएम पंक के रिंग में आने के बाद रोमन रेंस उनसे कहते हैं कि फिल वेलकम टू माय रिंग, वेलकम टू माय शो। रोमन रेंस सीएम पंक के ओरिजिनल नाम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम भी भाई इनका जब कन्फ्रंटेशन हुआ था तो बार बार वो फिल बोल रहे थे। जिसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि भाई मेरे गवर्नमेंट नाम का यूज़ मत कर, और अगर तू कर भी रहा है तो मैं तेरे नाम का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इससे समोन्स की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। अभी सीएम पंक ने कुछ टाइम पहले बोला था कि रोमन रेंस को वो फिर से मेन इवेंट में लेकर आए हैं। तो यहाँ रोमन रेंस कहते हैं कि भाई तू मुझे मेन इवेंट में लेकर आया है, तू तो खुद तरस रहा है मेन इवेंट करने के लिए। WWE तुझे यूरोपियन टूर में भी मेन इवेंट करने का मौका नहीं दे रही है। यहाँ वो पार्ट टाइमर की भी बात करते हैं और कहते हैं कि भाई तू क्या बार बार पार्ट टाइमर करता रहता है। ये सब बड़े लोगों का गेम होता है और अगर तुझे नहीं पता है तो भाई अपनी वाइफ से जाकर पूछ ले, क्योंकि हमें पता है कि फ़िलहाल एजेली का शेड्यूल भी थोड़ा पार्ट टाइमर टाइप का है।
तो यहाँ भाई एजे ली का नाम लेकर सीएम पंक के मजे लिए जा रहे थे। इसके बाद रोमन रेंस अपना लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं इंसल्ट का, जहाँ वो कह रहे थे कि भाई तू माइक में ही अच्छा है, बाकी मेरा सामना नहीं कर सकता, ना तो तू मेरी तरह अच्छा दिख सकता है और ये टाइटल भी तेरे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता। अब तू ढीला भी पड़ चुका है और भाई तू ओल्ड हो गया है। अभी इसके बाद सीएम पंक का पारा हाई हो चुका था तो वो रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इससे पहले ज़्यादा कुछ होता है WWE वाले भाई मूड ख़राब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ एडम पेज सिक्योरिटी के साथ आ गए और सीएम पंक को उन्होंने अटैक करने से रोक लिया। पर स्टिल इसके बाद रोमन रेंस आराम से उठते हैं और कैमरे की तरफ देखकर हंस रहे थे और यहाँ वो दिखा रहे थे कि भाई अब कौन किसके माइंड में घुस रहा है, क्योंकि इतने टाइम से सीएम पंक यही बोल रहे थे कि वो रोमन रेंस के माइंड में जा चुके हैं। अभी वैसे ये सेगमेंट तो अच्छा था, लेकिन भाई WWE इतने टाइम से बस यही चीज़ दिखा रही है। इस सेगमेंट का एंड बहुत धमाकेदार हो सकता था, पर हो सकता है शायद इसे बाद के लिए बचा कर रखा जा रहा हो। तो शायद भाई ये ट्रेलर था, बाद में हमें पिक्चर भी देखने को मिलेगी। बाकी वैसे आज की रॉ की बात करें तो अच्छी खासी रॉ बुक कर दी आज WWE ने। तो कमेंट्स में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।